नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से, वीर भूमि के नाम से पहचानी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से विदेशी ताकतें और नशा माफिया इस वैली में भांग और अफ़ीम की खेती करवा रहा है, तो इसको एक भारत की नशे की राजधानी के रूप में भी इसको देखा जाने लगा है। तो ये कलंक हमारे पे क्यों लग रहे हैं? अब तक की सरकारों की जो कार्रवाई रही है, अगर वो सही रहती तो आज बड़े पैमाने पे वन भूमि पे, निजी भूमि पे, सरकारी भूमि पे भांग की खेती लहलहा नहीं रही होती। हर साल ऑपरेशन होते हैं, इस साल भी ऑपरेशन हुआ है। अभी 2 दिन ऑपरेशन चला है लगातार और कुछ 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 2,83,000 भांग के अवैध पौधे नष्ट किए गए हैं, जो निजी भूमि पे, वन भूमि पे, सरकारी भूमि पे थे और सवा क्विंटल बीज भी पकड़ा गया है। बहुत भारी खेप भांग की पकड़ी गई है, जो तैयार की गई थी। लेकिन ये कम है, क्योंकि खेती हमारे लगभग अब 6 जिलों में हो रही है। पहले ये कुल्लू से शुरू हुई, मंडी से होती हुई शिमला, चंबा, सिरमौर, कांगड़ा के भागों में भी ऊँचे क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र है, हर साल भांग की खेती की जा रही है। इसका ना तो कोई अभी तक सरकार सर्वे करा रही है कि कितने हज़ार बीघा में या भूमि में ये अवैध खेती हो रही है। वहीं हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं कि भांग की लीगल खेती की लीगलाइज़ इसको रूप दिया जाए। तो कहीं न कहीं आपस में ये क्लैश भी हो सकता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं ओपी शर्मा जी हैं, पूर्व नारकोटिक्स अधिकारी हैं और इन ऑपरेशन को हिमाचल प्रदेश को इन्होंने बड़ा नज़दीकी से देखा है। आदित्य गौतम जी हैं, भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं और कांग्रेस के राजीव किमटा जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। तो शर्मा जी, आपके सामने ही है 2 दिन की कार्रवाई जो हुई है। इस बार कार्रवाई देरी से शुरू हुई क्योंकि बरसात का मौसम भयंकर रहा। हर साल ये ऑपरेशन होते हैं। लेकिन उसी तादाद में भांग का क्षेत्रफल जो है अवैध खेती का वो बढ़ता जा रहा है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका निदान कोई भी सरकारें अभी तक नहीं ढूँढ पाई हैं। जी, शर्मा जी। जी। नमस्कार जी, सभी का स्वागत है। देखिए ऑपरेशन तो 2002 से हमने शुरू किए थे। पूर्व में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हिमाचल तभी से प्रदेश चल रहे पुलिस, हैं, लगातार चल रहे हैं सेंट्रल ये। कस्टम्स है। लेकिन उस वक़्त जो ऑपरेशन होते थे, वो ऑपरेशन उन ऑपरेशन का नज़रिया और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की मतलब तौर तरीके सारे अलग थे। अब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मुझे लगता है सिंबॉलिक हो रहे हैं। सही में सिंबॉलिक हो रहे हैं। मतलब खानापूर्ति की जाती है, बहुत सारे 1-1 महीने के पहले भी कैनबिस इरेडिकेशन कैंपेन्स चली, सालों से यही सब कुछ हो रहा है। प्रश्न ये है कि जो नशा इंटीग्रेटेड नशा निवारण नीति है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, जब तक आप उसको खंगालोगे नहीं, जब तक आप उसकी एक लाइन बाय लाइन पढ़ोगे नहीं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं करोगे, ये सब खत्म नहीं हो सकता है। अब उसके ऊपर एक चैलेंज हमने और भी ले लिया है कि हम इसको वैधता की बात कर रहे हैं, मतलब इसको रेगुलेट करने की भी बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो मैं आपके साथ पहले भी मैंने ये बातचीत में कहा है चर्चा के दौरान कि साहब आपको प्रिवेंटिव मेजर्स एट प्लेस करने पड़ने हैं। आपको बहुत अच्छे से इसको मॉनिटर करना पड़ेगा बिकॉज़ अल्टीमेटली देखिए इसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो है ना, नशीला पदार्थ तो जी, इसमें है ही है। और ये भी देखिए कि उत्तराखंड वालों ने भी ये कह दिया है कि ये जो 0.3% जो टीएचसी है ना, उससे नीचे वाले ये संभव ही नहीं है। मैं कहता हूँ जी, अगर टीएचसी नहीं है तो वो भाग ही नहीं है और अगर वो भाग नहीं है तो फिर उसका वो गुण भी नहीं है। चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव गुण भी नहीं है, ठीक है? चैलेंजेस बड़े हैं, हमको इसे बड़ी शिद्दत के साथ करना पड़ता है। सर इसको ये जो कहते हैं ना हम लोग कॉस्मेटिक एक्सरसाइज़ करना, ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज़ करके ये ऑपरेशंस नहीं चलते हैं। ये बड़े तरीके से मुझे पहले याद है कि 2002 में जब मलाना का ऑपरेशन हमने पहली बार स्ट्राइक करना था मलाना पे, तो डीजी एनसीबी और डीजीपी हिमाचल प्रदेश की बैठक मैंने बुलाई, उसमें मैंने पूरा प्रारूप, पूरा प्लानिंग उसमें किस तरह से है, वो पूरा पूरा प्रेजेंटेशन दोनों अधिकारियों के सामने रखा और उनको कन्विंस किया कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। आज की डेट में बस ये ऑपरेशन कर लो, वहां भागोगी भी, यू डू नॉट नो कौन माफिया है वहां पे, किस माफिया का है, अगर है पता भी है तो भी आप उसको पकड़ते नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? हमने तो जब पहली बार बनाना का ऑपरेशन किया था सर, तो डैनियल फ्लोरिन नामक स्वीडन के बाहर के विदेशी पकड़े हमने, उनको जेलों में जी, डाला, उनके आरोप है ना, उनके ऊपर अभियोजन चला और काफी हद तक पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस ये सक्सीड करी। देखिए नेशनल पॉलिसी के तहत भी ये स्टेट का दायित्व है क्योंकि जहां पे पुलिस फोर्स ज्यादा है, संख्या स्टेट पुलिस की हमेशा ज्यादा होती है स्टेट्स के अंदर, ये दायित्व बेसिकली प्राइमरली स्टेट पुलिस का है और सेंट्रल और स्टेट एक्साइज का है। केंद्र की एजेंसियां तो आपको सपोर्ट दे सकती हैं,
वो भी आप मांगेंगे तो। यहाँ पे उल्टा होता है, केंद्र के अधिकारी यदि एजेंसियां आ गई तो हम लोग हिलते हैं, करते हैं, नहीं तो हम स्वतः शायद बहुत कम करते हैं। तो पॉजिटिव चीज एक ये हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है 1200 कमांडो फोर्स को उनको तैनाती देने की बात हुई है, रिक्रूट करने की बात हुई है, बहुत अच्छी बात है। जब ये फोर्स डेडिकेटेड हो जाएगी, डेडिकेटेड फोर्स और विद सेंट्रल असिस्टेंस, इसमें हमको सेंट्रल असिस्टेंस लेना चाहिए और उसमें टाइम लगता है। अब हम वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये तो सरकार ही बता सकती है। जब तक ये नहीं होगा हम इसको कतई भी खत्म नहीं कर सकते। ये तो बहुत बढ़ गया, टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है सर, ये तो चींटी के बराबर भी नहीं है जो हमने 3 लाख पौधे पकड़े हैं। क्या होती है 3 लाख पौधे सर? हजारों बीघा, हजारों एकड़ में ये है, पूरा कुल्लू भरा पड़ा है फॉरेस्ट, पूरा आउटर सिराज, इनर सिराज पूरा भरा है, चौहार घाटी पूरी भरी पड़ी है। चंबा जिला में हम लोग, ये आज मैं चुरा में बैठा हूं, इधर पांगी और चुरा की सीमा के ऊपर हूं, ये सब मलाना की तर्ज पे अब उगाने की कोशिश में। और यहाँ पे मुझे तो अभी ये पता लगा चुरा में कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो ये ओपन ही होने वाली है, अब कोई इशू नहीं है अब तो, बस जी, ये भी एक लोगों के मन में आ रही है बात, यही करो बिल्कुल जी। ये तो बड़ा कुठाराघात हो जाएगा जब तक हम इसको मीडिया में, सोशल मीडिया में, पब्लिक में, महिला मंडल्स में, लोगों के बीच में इस बात को जब तक हम ये कहते नहीं कि भैया कैनबिस जो है इलीगली उगाना ये अपराध की श्रेणी में था, है और रहेगा, और इससे मानसिक रोगी पैदा हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में, जब तक हम ये बात करेंगे नहीं ओपनली तब तक ये बात नहीं बनेगी सर। और उसके लिए आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, सिर्फ बातें बातें करके कुछ नहीं होने वाला सर। अभी देखिए अब हम कितने लेट हैं इस बार। डेडिकेटेड फोर्स होती जो सिर्फ नारकोटिक्स को ही देखती तो वो अगस्त में ही इस ऑपरेशन को चालू कर देती, और अभी तक काफी हम अपना जो है वो प्रिवेंशन हम कर चुके होते। 2007 तक एनसीबी ने और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से और कस्टम्स ने 60% माफिया, जिसको कहते हैं माफिया की भांग जो थी वो आइडेंटिफाई करके, मैंने ही अगुवाई करी मोस्टली उन ऑपरेशंस की, हमने उनको रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ दी थी जी। वो स्नो लाइन पे तोश कुटला के ऊपर तक चले गए थे, अल्टीमेटली वहां से भी निकाले हमने। ये अलग बात है हमारे साथ कुठाराघात हुआ, हमें तो अपनी सिक्योरिटी की पड़ी थी, लेकिन ये सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन हमने इनको बाहर निकाला। हमने तो बहुत प्रयास किए सर, ये प्रयास उस लेवल के होने जरूरी है सर, कॉस्मेटिक एक्सरसाइज कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन एक बात हुई जो उस समय एनसीबी पुलिस के ऑपरेशन चले उसके बाद इन्होंने अपना एरिया शिफ्ट किया, ये बंजार की तरफ आ गए, सिराज की तरफ आ गए कहीं ना कहीं, और बाकी जिलों में भी ये फैले, क्योंकि ये मलाना पे, पार्वती पे, मणिकर्ण पे जो आपके ऑपरेशन हुए उसके बाद इन्होंने एक बंजार में गढ़ बना लिए बहुत ज्यादा, और अभी भी वहां पे काफी मामले आ रहे हैं जी। नहीं डॉक्टर साहब, बंजार पहले से ही गढ़ था, ऐसा नहीं है। 2002 से पहले पठार में एक खेती होती थी, नहीं खेती होती थी लेकिन कम होती थी। मैं प्रमाणित करता हूं, बहुत होती थी सर, बहुत होती थी। बाली चौकी एरिया, इनर सिराज, आउटर सिराज, ये सारा बंजार वगैरह क्षेत्र इसी में आता है। आनी खनाग में बहुत खतरनाक तरीके से भांग की खेती होती है, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि कमर्शियल एंगल इसको ये बाद में मिलना शुरू हुआ, जब से फॉरेनर आए, जब से हमारा यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा, टूरिज्म का विस्तार हुआ, उसके बाद ही सारी हुई। और ये जो ग्रेट कैनबिस लीगलाइजेशन मूवमेंट वाले हैं ना, जो बदमाश लोग हैं, ये बेसिकली इनके द्वारा ही ये सारा बाहर से विदेशी बीज यहाँ पे डाला गया, ये फेंका गया, सब कुछ उन्होंने मैनिपुलेट किया। और मैं आपको बता दूं, जो नेपाली आज पकड़े हैं, तोश कुटला में 2004 में मैंने ऑपरेशन किया था, सुबह 6 बजे, मणिकर्ण से रात को 2 बजे मूवमेंट करी थी मैंने, 2 कमांडो लेकर के। उसकी पूरी सूचना जो है लीक कर दी गई थी और मुझे लेने के देने पड़ गए थे लास्ट में। मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास रिवॉल्वर ना होता तो वरना मैं होता ही नहीं आज के आपके साथ बात ही नहीं कर रहा। 25 गुरखा को मैंने लाई डाउन किया था, और वो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे मालूम है कि मैंने कैसे किया। तो ये गुरखा उसी वक्त है। और देखिए गुरखा क्या करते हैं, कोई भी जो ड्रग कल्टीवेटर स्मगलर है, बाहर का, विदेशी है या भारतीय है, हिमाचली है, कोई भी है, बंबई का है, गोवा का है, जहां का भी है, 10 बीघा लैंड उसने फॉरेस्ट की अपने कब्जे में कर ली, वो 5 वहां पे नेपालियों को लगा देगा। अब नेपाली ये कहता है कि भैया इसके लिए मैं इतना क्यों ले लूं, ये तो यहां मिलता नहीं, मैं सारा जोखिम तो मैं ले रहा हूं। वो 10 बीघा और फॉरेस्ट लैंड अपने अंडर करता है, 20 बीघा पे उगाता है। तो नेपाली भी स्मगलर बन गया है, और काम वो सारा, कैरियर भी वही है, पकड़े भी वही जाते हैं, उनकी सूचना भी नहीं आती, वो होते भी नहीं है यहाँ पे। अब तो बाहर से, विदेश से ही सारा कंट्रोल हो जाता है, गोवा से और बंबई से, और उधर से इधर उधर से सारा कंट्रोल होता है। यहाँ से तो इनको आने की, फिजिकली तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है, और हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको पकड़े। गौरव सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था कुल्लू में, रिमेंबर,
आपको ये याद रखना, मेरे ऑपरेशंस के बाद मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी ने ये ऑपरेशन किया ही नहीं। सिर्फ गौरव सिंह जो आईपीएस अधिकारी आजकल सोलन में तैनात हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ कर ला करके यहाँ के जेलों में बंद किया। ये हमको उस शैली पे काम करना पड़ेगा। और फॉरेस्ट विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, रेवेन्यू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पंचायतों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप हर चीज को वोट के लिए कह लो या पॉलिटिकल उसके लिए नहीं ना आप कर पाएंगे सर। आप बच्चों को भी देखो, भविष्य देखो, 10 साल के बाद सारे पागल मिलेंगे आपको। 11-11 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे भांग पी रहे हैं। 22 से 30% जो है भांग का सेवन हो रहा है। कहां जाएंगे आप? मेंटली इल मिलेंगे, सिक मिलेंगे यहाँ लोग। बिल्कुल, एक स्टडी भी बताती है शर्मा जी कि जो यूजर है नशे के 95% तो भांग के नशे, चाहे वो हशीश है, चरस है, चाहे वो गांजा है, वो भांग पे डिपेंडेंट है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नशेड़ियों की स्ट्रेंथ हो रही है, 95% इस पे डिपेंड है। बिल्कुल सर, हमने ग्रेजुएट किया, वी हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैनबिस टू चिट्टा। भांग के बाद जब अच्छा और भी उनको और भी ज्यादा हाई देने वाला जब सब्सटेंस मिल गया, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये उधर बैठा है, गोल्डन क्रीसेंट से उधर से बथेरा माल आ रहा है। अब तो म्यांमार, उधर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप मणिपुर की हालात देख लीजिए, वहां से सारा सामान इधर पहुंच रहा है। तो हम लोगों को सर, मैं तो पूना में यूएन मिशन पे अभी गया था पिछले वर्ष, तो पूना में मुझे ये बताया गया कि वी आर नोन एज द मिनी अफगानिस्तान ऑफ इंडिया। बहुत शर्म आई सर, मेरे लेक्चर के दौरान में ये कहा गया, मेरे लेक्चर के दौरान ये बात होती। नहीं, उसके बाद मीडिया में भी, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में ये आने लग पड़ा कि इंडिया की अगर नशे की कोई राजधानी है तो वो हिमाचल प्रदेश है। ये एक बहुत बड़ा दाग लग गया हमारे ऊपर। जी शर्मा जी। गलेनो ओराजी जैसे इटालियन माफिया को हमने वॉलंटरली केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिल करके उसको वहां से निकलवाया 13 साल में, जो एक केव में कुड में जाके बैठा हुआ था। बताइए उसको कितनी शरण मिली हुई थी? कौन देता है इनको शरण, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैसे 13 साल से एक इटालियन बैठा है और पूरी दुनिया में कोऑर्डिनेट कर रहा है और पूरा क्राइम अपराध कर रहा है और बिलियन ऑफ डॉलर जा रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है हिमाचलियों को? हमें तो ये समझ नहीं है। हमें तो एडिक्शन मिल रही है। बिल्कुल, हमें एडिक्शन मिल रही है, ब्लैक मनी मिल रहा है सर, अपराध मिल रहा है, गैंग्स मिल रही है, नथिंग एल्स। व्हाट आर वी डूइंग? दोनों पार्टियों को, तीनों चारों जितनी भी पार्टियां हैं, उनको इकट्ठे होकर के बैठना पड़ेगा। केंद्र सरकार से मदद लेके स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ेंगे, तब जाके कैनबिस रेगुलेशन पॉलिसी आपकी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं आएगी या वो नेगेटिव में। अदरवाइज दिस इज ए चैलेंज। बिल्कुल, मैंने आपको बताया 500। बिल्कुल बिल्कुल किमटा जी, बड़ा चैलेंज है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम भांग की खेती को लीगलाइज करेंगे, लेकिन फिर से आंखें खुली हर साल। वैसे तो ये 1-2% खेती को हम पकड़ रहे हैं जो अवैध तरीके से हो रही है। अब इसका विस्तार 6 जिलों में हो चुका है, एक जिले से बढ़ते हुए बाकी जिलों में हो गया है, और थोड़े से लोगों को हम हर साल पकड़ लेते हैं, कुछ एफआईआर कर देते हैं, कुछ पौधे नष्ट कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब हमारे प्रदेश पे दाग लग रहा है। हमें नशे की राजधानी कहा जा रहा है भारत की, मिनी अफगानिस्तान कहा जा रहा है इंडिया का। यूएनओ का जो ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें शर्मा जी जैसे बता रहे हैं, वहां पे भी ये संज्ञा दी गई है। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट में लगातार आ रहा है। तो हम कैसे बचेंगे? पुलिस ने नारकोटिक्स विंग भी अलग से बना दिए, पहले तो होते नहीं थे। लेकिन पंचायतों की, वन विभाग की, शर्मा जी ने जैसे कहा, और राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं जवाबदेही, और इनको एक टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी कि जैसे ही भांग कोई बोता है उसी समय उसको अंदर किया जाए, मामला दर्ज किया जाए। वो नहीं हो पा रहा क्योंकि वोट की राजनीति जुड़ी हुई है किमटा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस पर स्पष्ट सी बात है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कहीं ना कहीं आपको एक नीति फैसला लेना पड़ेगा कि आपने किस तरह से जो इस तरह की अवैध खेती उसको बंद किया जाए। मैं बिल्कुल शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। जब 2002 में इन्होंने मलाना का जो वो किया था, पहले इन्होंने खुद रैकी की और उसके बाद जो मिशन किया था, तो मैं भी उसमें पार्ट था, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद मीडिया, और नेशनल मीडिया की तरफ से मैं वहां पे गया था, और सारा जो लोकल मीडिया था मुकर गया था कि हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि देवता का डर था, जन्म देवता का डर था। तो मेरा है ना, तो मैंने बोला हम भी देवी देवता को मानने वाले, तो एंड वी वेंट विद हिम। और अल्टीमेटली वो ऐसा था कि जैसे कहीं आप युद्ध पे जा रहे हो और पूरी सेना लेके जा रहे हैं, और इस तरह से ही वाज लीडिंग इट, तो वी वेंट देयर। तो अल्टीमेटली हमारा मानना है ये है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि आपका शायद जो खेती है वो कम
आपकी अपनी निजी भूमि पर, बट मैक्सिमम जो खेती हो रही है 99% वो आपकी वन भूमि पे हो रही है, और हायर रिचेज पे हो रही है, जहां पर की ना पुलिस जाती है। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम होता है, खास तौर पे बीओ गार्ड वगैरह को, बट उनकी इन्वॉल्वमेंट भी पूरी की पूरी होती है उसमें। और इतना ही नहीं, आज वोट की राजनीति में है कि पंचायत प्रतिनिधि भी किसी भी इलाके के, दे आर ऑल्सो इंडायरेक्टली इन्वॉल्व। अगर आप कभी भी देखेंगे केसेस उठाएंगे तो कोई ना कोई, कभी कोई पंच पकड़ा जा रहा है, कोई उप प्रधान पकड़ा जा रहा है, कोई प्रधान पकड़ा है। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए सरकार को इसको लेकर, जैसे अभी जो नई पॉलिसी आ रही है उसको लेकर, अल्टीमेटली जैसे जब से पॉलिसी का नाम शुरू हुआ कि पॉलिसी, तो मुझे लग रहा है कि आज इन जिलों में भी और कुल्लू में खास तौर पे भांग की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में है। मेरी कल ही एसपी कुल्लू से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम जो है आपका मणिकरण वैली में है, तो आई वाज टेलिंग हर, मैं कहा मैडम इट्स नॉट इनफ, बिकॉज आपको जो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो एट ए स्ट्रेच हर जगह करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप करेंगे तो उनको एक टाइम मिल जाता है, बिकॉज आजकल बिल्कुल पीक टाइम है एक्सट्रैक्ट निकालने का, क्योंकि उसके लिए कड़ी धूप चाहिए होती है। बिल्कुल। लेकर आपने इनको कहीं ना कहीं पकड़ना है, तो आपको पूरे एट ए स्ट्रेच में जो हर जगह में आपको, और इनका ऐसा नहीं है कि टिप नहीं है इनके पास, पुलिस का टिप इज देयर, बट अल्टीमेटली जैसे ओपी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं विद इन पुलिस ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट इज देयर, विद इन फॉरेस्ट देयर इज इन्वॉल्वमेंट, विद इन पंचायत प्रतिनिधि देयर इज इन्वॉल्वमेंट। तो बहुत चैलेंज का विषय है किसी भी सरकार को इस तरह की खेती को खत्म करने के लिए। और अब खास तौर पे जब से ये शुरू कर दी कि नई पॉलिसी बनाएगी, तो और भी चैलेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कैसे, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपकी इलीगल है, अगर इलीगल में रोकने में दिक्कत आ रही है, तो लीगलाइज जब हो जाएगी उसमें कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी लीगलाइज है कौन सी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जी जी चिमटा जी। तो आदित्य जी, सवाल ये है कि कुल्लू वैली तो बदनाम है, अब बाकी 6 जिलों में भी विस्तार हो गया है और हमारे प्रदेश को एक हर जगह पे नशे की राजधानी का नाम देने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि नहीं जाग रहे हैं, वो एक लीगलाइज की कोशिश तो कर रहे हैं। जब लीगलाइज से पहले ही इतने बड़े पैमाने पे खेती हो रही है, पहले जो अवैध रूप से चल रहा है उसको तो रोक लें, उसके लिए कोशिशें जरूरी हैं। और पुलिस का जहां तक ये है कि पुलिस को जो ऑपरेशन करने चाहिए थे, जब मार्च अप्रैल में बुआई इसकी शुरू कर देते हैं लोग, पुलिस उस समय क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस इंतजार लंबे समय तक करती है, अपने वन विभाग को ही इसमें सूचना नहीं देता, पुलिस को सूचना तंत्र बिल्कुल, क्योंकि लोग मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। इस समस्या का जड़ से इलाज कैसे करें आदित्य जी? सबसे पहले तो किमटा जी और ओपी शर्मा जी और राजीव जी, आपको फिर से अपने सब बड़े भाइयों को नमस्कार बोलना चाहूंगा। और ये एक सामाजिक मुद्दा है और आप सब ने अपना अपना वक्तव्य रखा। ओपी शर्मा जी जो बहुत ही सीनियर हमारे यहाँ के अधिकारी रहे हैं, और किमटा जी भी हम मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, यहाँ से कुल्लू से ही हैं किमटा जी। तो इन सब ने जितने भी बातें कही, एक एक चीज से मैं सहमत हूँ। राजनीतिकरण का इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, और ये एक सामाजिक मुद्दा है जहां पर हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, भटक गए हैं। आपने कहा कि यहाँ पे हमारा शहर बदनाम हो रहा है, हमारा प्रदेश बदनाम हो रहा है। और मेरी तो जॉब भी मर्चेंट नेवी में होती है, मैं तो समुद्री जहाज को चलाता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ। आपने तो भारत की बात की, मैं आपको विश्व की भी बात बताता हूँ आगे। जी हिमाचल को सिर्फ यहीं पे बदनाम नहीं है, इसे मिनी तेल एविव और मिनी एम्स्टरडैम भी कहा जाता है। अगर आप एम्स्टरडैम जाएंगे तो आप वहां जाके, वहां एक एरिया है रेड लाइट एरिया, वहां जाके आप देखेंगे वहां पे जो जॉइंट होता है वो एक्वेरियम में रखा जाता है, और वहां पर उसकी जो सिगरेट होती है या पेपर होता है वो बिकता है 7 यूरो का। और जो माल जब पता किया जाए वहां कहाँ आता है, तो माल कई बार तो कुछ लोगों का कहना है, पहले तो कहते थे मोरक्को से आता है, अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गोवा से आगे भी सप्लाई होती है। तो ये एक विषय, मतलब हम अब इंटरनेशनली लेवल पे भी बदनाम हो गए हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा एड ऑन टू द नॉलेज करूंगा, ब्रशअप करूंगा जी नॉलेज में। जो चीजें जी आपने कही उसमें ही कुछ एक अपने अपने छोटे से जो मेरी ड्यूटी के कार्यकाल में मैंने अनुभव किए वो चीजें आपसे साझा करूंगा। तो मिनी एम्स्टरडैम और मिनी तेल एविव कहा जाता है इसको। इसके बाद ड्रग पैराडाइज तो ये है ही है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े पैमाने पे ये जो यहाँ पे उगती है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। और अब एक पॉलिसी की जो बात आ रही है, मैं मुद्दे पे आऊंगा। जो आप कह रहे हैं कि ये तो कहीं ऐसा ही ना हो कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी हम मार लें, क्योंकि कंट्रोल्ड मैनर में
जब आप कह रहे हैं इसको कंट्रोल्ड मैनर में उगाना है, तो क्या जो पॉलिसी है हमने उस पॉलिसी को बनाते हुए जो एनडीपीएस के हमारे अधिकारी हैं या डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं जो इसकी गुणवत्ता जांचेंगे, या फॉरेस्ट के जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के, और स्पेशलिस्ट जो रिकवरी एडिक्ट्स, इसमें हमको रिकवरी एडिक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी जो रिकवर करते हैं नशे से बाहर आके, क्योंकि मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा बाद में, जो नशा मुक्ति केंद्र है। तो सरकारों की अभी बात है कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं। आपने बात की भांग की, कैनबिस की, मैं इसमें फिर ऐड ऑन करूंगा, कैनबिस के अलावा समस्या ओपिएट्स भी है। कैनबिस तो चलो अभी पकड़ी गई है तो हम उस मुद्दे पे कर रहे हैं, लेकिन ओपिएट्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओपियम डेरिवेटिव्स हैं हमारे, जैसे और प्रोडक्ट्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, एम्फेटामिन्स हैं, एलसीडीज हैं, एक्सटेसीज हैं, एसिड्स हैं। हाँ जी, वो गौतम जी वो इशू कैनबिस का ही है आज, मुझे लगता है। मेरे ख्याल ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैनबिस पे ही बोलना है एक्चुअली। हाँ, तो थोड़ा कैनबिस पे ही फोकस। जो हमारे जो ड्रग्स हैं, मेन हमारा है कि हमारी ड्रग पैराडाइज जो ये बनती जा रही है, वो कैनबिस में ऑयल भी आपका निकलता है, आपका कैनबिस में आपको जो आपने हाशीश कही, गांजा कहा, सीड्स कहे, ये सब भी निकलते हैं। तो इसको आप कह रहे हैं कि लीगल करेंगे। अगर आप लीगल करेंगे इसको, तो हमारे पास पॉलिसी, अभी पॉलिसी इज ओनली वी आर टॉकिंग अक्रॉस द टेबल, बट इसके क्या प्रोज हैं, क्या व्हाट विल बी द कॉन्स, व्हाट विल बी द प्रोज, है ना, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। ड्रग पैराडाइज जो है, इजी मनी, किमटा जी ने कहा इट इज अ इजी मनी। इजी मनी एक ऐसी चीज है जो लोगों को अच्छी लगती है, इजी मनी। आजकल क्या है कि हर कोई इंसान चाहता है कि बस रातों रात वो करोड़पति बन जाए। तो ये चीज जो है, ये तो अब हमारे चरित्र में जो चीज है उसे कैसे बदलना है, वो शिक्षा के साथ, या शिक्षा के, या हमारे कोई सेमिनार्स लगेंगे, कैसे जागरूकता, विकल्प देने पड़ेंगे, कई कुछ करना पड़ेगा, विकल्प देने होंगे सर, विकल्प, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे। जी प्लीज गौतम साहब प्लीज। हाँ जी, तो इसके बाद किमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं पॉज देना चाहूंगा कि किमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी किमटा जी बोलिए। मुझे लगता है कि ओपी शर्मा जी जब एनसीपी में थे तो इन्होंने भी अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ देने की कोशिश की, प्रोजेक्ट्स लेके आए। इन्होंने मलाना और चौहार वैली के लिए प्रोग्राम एनजीओ बनाकर लागू किया था, लेकिन वो बाद में बंद हो गए। सपोर्ट नहीं मिला सर, जान बचानी मुश्किल हो गई, अंत में सिक्योरिटी विथड्रॉ हो गई। जी ये बड़ा कुछ होता है सर, हम सब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसलिए लीकेज बहुत ज्यादा है। आप नहीं रोक सकते। मान लो आप सेमिनार करेंगे थ्रू पंचायत प्रतिनिधि के, आप सेमिनार करते हैं, पंचायत प्रतिनिधि तो खुद इन्वॉल्व होता है इसमें, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है, चाहे पंच है, चाहे वो महिला मंडल की कुछ महिलाएं हैं। क्योंकि इजी मनी में कह रहा हूँ कि आज अगर आप कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर जो डेली वेजेस मूर्खों को दी जा रही है वो 1000 से 1500 दी जा रही है। देखिए सर, जी किमटा जी, देखिए ओपी शर्मा जी के साथ बाली चौकी के ऑपरेशन में मैं भी था बंजार के। उस समय इन्होंने खेतों में पकड़ी, खेतों में लगे हुए हैं, पौधे लहला रहे हैं, लेकिन उस समय जो पुलिस टीम साथ थी उस पर कितना प्रेशर पड़ा कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हमने आंखों देखा है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एफआईआर हुई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज्यादा है। कुल्लू वैली में, मंडी में तो बहुत ज्यादा है, बाकी जिलों में तो अभी नई नई शुरुआत हुई है। वाजपेयी जी की सरकार थी 90s में और एलके अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो मलाना 1 प्रोजेक्ट का लेकर इनॉग्रेशन करने आए, जो झुंझुनवाला ने प्रोजेक्ट बनाया था। तो लेकिन वहां पे प्रतिनिधि मंडल आया उनको मिलने, उन्होंने कहा कि हमें सड़क नहीं चाहिए। तो अडवाणी जी हैरान होकर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने वो कहा कि हमें रोड नहीं चाहिए। कारण क्या था? क्योंकि रोड अगर आती है तो शायद पुलिस की वहां पे आवाजाही ज्यादा होती है और चीज होती। हाँ देर जी किमटा जी ऊपर बनाना के पास आया था। जी ओपी शर्मा जी, मान लिया न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणियां की हैं कि इस तरह के एनडीपीएस के केसेस बहुत आते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश की जेलों की 40% से जो टोटल कैदी हैं 40% से ज्यादा एनडीपीसी एक्ट के तहत हैं, और नेपाली बहुत है, आपको पता है। उन्होंने एक उस बार टिप्पणी की थी कि जो नशे का, जो भांग अफीम की खेती को उगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्पादन करने वालों को पकड़ा जाए। उन्होंने 1-2 बार डायरेक्शन दी है क्योंकि जड़ को खत्म किया जाए, जड़ तक पहुंचा नहीं पाया जा रहा।
ये है दिक्कत, क्योंकि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, पुलिस देख सकती है कि पहाड़ के दूसरी तरफ क्या है, वहां पे तो नहीं उगाई गई है। ड्रोन बड़े अच्छे ड्रोन आ गए हैं, पहले तो सैटेलाइट पे डिपेंड रहते थे। जी मेरे जी जी हिसाब से पुलिस को सब जानती है, हमको किसी ड्रोन की या किसी वो सैटेलाइट इमेजरी की आवश्यकता नहीं है। ओपी शर्मा पर्सनली जाता था, अपने पैदल चलता था, 300 400 500 किलोमीटर घूम करके पूरे पहाड़ छान लेता था। ठीक, उसके बाद ऑपरेशन होते थे। हमको किसी ये टेक्नोलॉजी वगैरह फॉरेस्ट वाले भी कहते हैं, सॉरी टू से, ये सब जो है ना, ये कुछ नहीं करने वाली बातें हैं। भाई हमको पता है कि मेरी बीट में कितने लोग, कितने गुरखा का पलायन हुआ है, क्यों गए वहां पे, क्या कर रहे हो जंगलों में। क्या हमारे पास ये छोटा सा सर्वे नहीं हो सकता? 101% हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। बट मैं तो ये कहता हूं कि आधिकारिक तौर पे यदि ये बात होनी चाहिए तो सबसे पहले तुरंत एक सर्वे हो जाना चाहिए, जी सो दैट वी शुड नो दैट ये स्केल है, ये ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। पूरा इंफॉर्मेशन उसको पूरा उसका एक वो खाका तैयार करके फिर हमको ऑपरेशंस, वो दोनों तरह से कैरेट एंड स्टिक, एक तरफ से अभियानों में इसको खत्म कीजिए, अरेस्ट कीजिए, लोगों को प्रोसिक्यूट कीजिए, न्याय दीजिए, और दूसरी तरफ से उन्हीं लोगों को विकास की धारा में भी उनको जोड़ने का दायित्व हमारा ही बनता है। क्योंकि अल्टीमेटली उनको आदत बन चुकी है कि ये जो है इजी मनी है और ये हमारा पार्ट है, ब्रेड एंड बटर का सवाल भी है। ठीक है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी ऑल्टरनेटिवली वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन। मैंने बड़ी कोशिश करी इसमें। अब भारत सरकार में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन भी हुआ है, लेकिन देखो क्या विडंबना है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का जो हेडक्वार्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, स्टेट जो राज्य है, राज्य कैनबिस की या ओपीएम की जो खेती है उसका जो स्केल है उसको छुपा रहे हैं। वो सच्ची सच्ची आप वो खबर ही नहीं दे रहे, वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने सर्वे नहीं करना है। सर्वे करेंगे तो सारा कुछ जग जाहिर हो जाएगा, जब आ जाएगा तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हम करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं है सर। गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बड़ी देर से सुन रहा। जी गौतम जी आदित्य जी जी आदित्य जी हाँ जी धन्यवाद जी। मैं ये जिस हिसाब से ओपी शर्मा जी ने कहा, मैं जरा आंकड़ों के साथ ही मैं आऊंगा। ये अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट से आंकड़े निकले हैं, आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा बाद में, पता नहीं ये शायद विजिबल है कि नहीं है। तो इसमें एनडीपीएस के ही अभी सबसे ज्यादा जो है मामले आ रहे हैं। तो जो ये पिछले, ये मैं 1 साल का डेटा जो है वो पिछले डेटा से जब हम कंपेयर करते हैं तो इस साल 2023 में ये एनडीपीएस के एक्ट के कुछ ये तथ्य है। मतलब ये पार्टी जी जी वो हर साल सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड एनडीपीएस के होते हैं, और जेलों की मैंने आपको हालत बताई है। और इस समय 8,500 केस तो ट्रायल पे चल रहे हैं कोर्ट में। बिल्कुल। दूसरा एक में हमारी समस्या ही नशा है आज की डेट में हिमाचल की। जी, जो अब नेपाली, अब कुछ चीजें इंटर रिलेटेड हैं। जैसे आपने कहा आज की हमारी भांग के ही रिलेटेड है, लेकिन भांग से हमारी 2 चीजें और भी जुड़ जाती हैं। एक तो नशा मुक्ति केंद्र, वो भी जुड़ जाता है, क्योंकि जैसे एक ट्रक है, उसके पहिए हैं, उसका इंजन है, अगर इंजन में कुछ खराबी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसका स्टीयरिंग चेक ना करो, या अगर मतलब कोई भी है, इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो नशे के साथ नशे के साथ आपका नशा मुक्ति केंद्र भी जुड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरा, जो नेपाली लोग अभी आए हैं हमारे, इसके ऊपर भी हमारी कोई पॉलिसी, जो कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। नेपाली आते हैं यहाँ पर, कई बार अपना वोट भी बनाते हैं और उसकी कई लोगों के घर में काम भी करते हैं, और फिर उन्हीं में से कोई लोग कुछ मर्डर करके चलते भी बनते हैं। तो हम अभी जैसे नेपाली पकड़े हैं यहाँ पे, 34 नेपाली जो पकड़े गए हैं, तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इन लोगों की, जो दूसरे समुदायों के लोग आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ लोकल्स तो है नहीं। हमारे लोकल्स जो हैं वो लोकल्स की जो आदित्य जी लोकल तो करवा रहे हैं। नेपाली तो आके बो रहे हैं, उसको काट रहे हैं, फसल को मल रहे हैं, उसका प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं साथ में। जैसे कि ओपी जी ने कहा कि 10 बीघा अगर उनको दिया जाता है जंगल में कि यहाँ लगा ले, 10 अपना लगा लेते हैं। वो भी एक तस्कर बन गए हैं बड़े। मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा भाई साहब, राजीव जी। मैं सिर्फ आपकी जो दृष्टि में लाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो लेबर आ रही है, रबिंग के लिए जो लेबर आ रही है, मैं जो ध्यान में आपके प्रकाश इस बात पे डालना चाह रहा हूँ, जो हमारी लेबर, जो यहाँ पे नेपाली आ रहे हैं, इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अगर इस पे भी कोई पॉलिसी बने, ये लोग आ रहे हैं क्योंकि लेबर भी चाहिए,
लेबर भी चाहिए, जो ये रबिंग करते हैं इनको इतना जो बड़े स्केल में, क्योंकि जब किलो किलो क्विंटलों के हिसाब से माल जाएगा उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल मैन पावर को भी हमें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर रबिंग वाले लोग कम होंगे तो आपकी प्रोडक्शन वैसे ही उस पर मार पड़ेगी। जब रबिंग, बिल्कुल, क्योंकि ठीक, हो गया सही तो सही रबिंग। सही है। दूसरा जी दूसरा जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस पॉलिसी के अलावा। एक चीज मैं और कह रहा हूं कि जो गश्त लगाते थे पहले, होता था कि जब लोग पुलिस वाले गश्त लगाते थे लोकल्स के साथ मिलके, मुझे याद है अपने एरिया में सुल्तानपुर में मैं जहां रहता हूं, यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर होता था पुलिस वालों का और साथ में लोकल लोगों का, जो जी बुद्धिजीवी है वो मिलके ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। तब भी कई कई जो नशा माफिया थे वो डरे हुए थे, लेकिन आजकल अब मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से ये जो ज्वाइंट वेंचर होता था ये अब कम हो रहे हैं। ये ज्वाइंट वेंचर्स भी बड़े जरूरी हैं। मिली भगत ज्यादा हो रही है अब कम्युनिटी आदित्य जी, मिली अब भगत जो हो है रही है सब कुछ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, माफी चाहूंगा कम्युनिटी। ओपी जी जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा ओपी जी, जब आपने ऑपरेशन किया था मलाना में तो वही बात आई कि अपने ही जयचंद बीच में आते हैं। कुछ बिल्कुल जयचंदों अरे को सर, भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ये जो जयचंद वाली ये प्रथा है इस पे भी हमें मार मारनी पड़ेगी। जी सर जी जी देखिए, जयचंदू पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हमने ये जो 100-150 जयचंद जो बैठे हैं ना सिस्टम के अंदर, अगर हम इनको ही पकड़ लें तो 25 से 30% या 50% समस्या तो आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप ये जो नेटवर्क है बेसिकली स्मगलिंग का रैकेट है, यही खत्म हो जाएगा, सेंट्रल पॉइंट ही ध्वस्त हो जाएगा। हमें जी तो ये भी इतना भी पता चल रहा है कि लोग डार्क नेट तक पहुंचे हुए हैं, जयचंद जो है सिस्टम के अंदर बैठे जयचंद, जी नहीं है ना ओपी जी। जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि लोकल तो सारे सिस्टम के अंदर बैठे हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा नशे का कारोबार हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके पीछे मेन मास्टरमाइंड जो है वो विदेशों में बैठे हैं। विदेशी ताकतें इसको करवा रही हैं, रिमोट से करवा रही हैं। आप भी इस चीज को, आप भी तय तक पहुंच चुके थे इसकी, और आज भी करा रही हैं और बढ़ता जा रहा है वो। जी ओपी जी। देखिए सर, हुआ क्या 2003 से हमने ऑपरेशन शुरू किए जी। 2007 जनवरी तक मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रहा, बाद में मैं सीजीएसटी में वापस आया। हमने इजरायली टॉप लेवल लियो को हमने 155 किलो मैंने चंडीगढ़ में पकड़ा। हम लोग सक्सीड कर गए उसमें। ट्रायो चेक रिपब्लिक, जिसके एम्स्टर्डम में अपने रेस्टोरेंट थे जिसपे वो जी चीजें बिकनी थी, हमने उसको भी ले लिया। ठीक है, और हमने जो कुल्लू का लिंकेज था उसको भी हमने पकड़ा। ट्रायो को हमने एक ही जगह पे अरेस्ट किया 155 किलो के साथ। उसके बाद देखिए तोश कुटला में जो गॉर्डन था, जो ब्रिटिश था, वो तो जयचंदों ने भगवा दिया ना सर। मतलब मैं तो पहुंचा 6:15 बजे, उससे पहले ही उसको हटवा दिया और वो तो बिल्कुल पहुंच ये गया इंग्लैंड। वो बिल्कुल तो इंग्लैंड बिल्कुल पहुंच गया। बिल्कुल और उस जयचंद के खिलाफ केस नहीं हुआ, प्रत्यार्पण के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। पता नहीं उस एफआईआर का क्या, वो भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं। अच्छा, तीसरी बात, जब मैं वापस एनसीबी में आया वॉलंटरली, मैंने देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर थे, उनके साथ मैंने उनके साथ समन्वय काम किया। गलेनो और राजी को हमने आइडेंटिफाई, वो इंटेलिजेंस मेरे को J&K से मिली थी और फिर मैंने शेयर करी और उसको विकसित किया आईबी ने स्टेट पुलिस को उसके साथ मिल करके, स्टेट पुलिस को के साथ कोऑर्डिनेट करके अल्टीमेटली उसको निकाला। हैरत की बात है, उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो है कोर्ट में पेश नहीं किए गए। वो आदमी, उसको हमने डिपोर्ट कर दिया सरकार के खर्चे पे, और वहां जाके उसने एक 50 मिनट की एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री उसने पूरी दुनिया में दिखा दी कि देखो मैं उनकी छाती पे हिंदुस्तान में जाके मैं क्या करके आया। जी सारा कुछ बिल्कुल, उसने जो है ना, ये हमें शर्म नहीं सिस्टम आई की तब भी। खामी जो है, सिस्टम की हाँ, खामी तो है ये। जयचंद, जी 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 सबसे किमटा बड़ी जी, मार मार रहे हैं सर इस बिल्कुल प्रदेश को। किमटा जी जयचंद कुछ बहुत कहना खा रहे चाह हैं। रहे थे। किमटा जी बिल्कुल फिर बिल्कुल, वार्ता जैसे को ओपी जी ने विराम कहा कि देते हैं। 100-150 नहीं, हर आदमी जयचंद। मैं बताऊं, मुझे अभी किसी ने टिप दिया था और कुछ लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा 5-6 पंचायत इन्वॉल्व है जहाँ पे भांग काम कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने गार्ड और बीओज को इस इलाके में भेजा। मजेदार बात, वो सारे जो लोग काम कर रहे थे वो एक घर में इकट्ठे हुए, फॉरेस्ट के बीओ को और फॉरेस्ट के अफसर को उन्होंने वो अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन था दिया, और उन्होंने उन्हें एक 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन का टाइम है, उसके बाद हम लोग पुलिस के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप 10 दिन जो कुछ कर सकते। तो ये चीज ये हाल आता है क्योंकि हद हो गई। जयचंद सभी सिस्टम में ही है जी अल्टीमेटली। बिल्कुल अगर बिल्कुल ओपी जी को याद होगा, हमने मलाना में जो एक घर पकड़ा था जिसके अंदर PD 170 उस वक्त का बहुत बड़ा कैमरा हुआ करता था, वो पकड़ा, कैसेट्स पकड़ी। अल्टीमेटली जब उसको सील किया, मॉर्निंग में उस घर को जला दिया गया।
वो इतनी दूर था कि हमारे तोश मौलाना से भी तोश तोश में तोश में तीन तोश तीन में साल यही की गॉर्डन जेल में बिल्कुल लगे थे। बिल्कुल यही बिल्कुल गॉर्डन सिस्टम में यही खामियां हैं, गॉर्डन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये चीजें, ये चर्चा अल्टीमेटली गौरव शर्मा जैसे कुछ एसपी हमें चाहिए, कुछ तरह के इस तरह के पुलिस चाहिए, ऑफिसर बिल्कुल चाहिए चाहिए, अच्छे जो होनहार पुलिस बिल्कुल। ऑफिसर चाहिए इसके लिए। हाँ, अब मैं बताऊंगा कि जी चंदेराम वाला केस हुआ था, जो सबसे बड़ा केस कुल्लू में हुआ था, जिससे 1 क्विंटल से ऊपर जो भांग पकड़ी गई थी, अल्टीमेटली उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट ने सीज कर दी थी और कर दी थी। तो अल्टीमेटली इस तरह के कानून, जब तक हम स्ट्रिक्टली कानून लागू नहीं करेंगे जिसका आप भांग पकड़ते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेपालीज भी है, नेपालीज भी लोकल के श्रेय पे ही काम करते हैं, वो अपने आप नहीं करते काम अल्टीमेटली, नहीं क्योंकि नहीं उनको बिल्कुल भी जी श्रेय किसी ना चाहिए। तो उनको लोकल्स के साथ रह के नेपाली काम करते हैं, क्योंकि उनको पहले सेफ सीजन में आते हैं या किसी और सीजन में आते हैं, उसके बाद आपका इमीडिएटली जो है एक्सट्रैक्ट भांग का चलिए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो चलिए वो लोग चर्चा को प्रियंका जी विराम देते हैं अब। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल हमारी देवभूमि वीर भूमि को हमने दर्जा दे दिया है, कहीं ना कहीं हमें ये कहना शुरू कर दिया है पूरे देश विदेश में कि ये भारत की नशे की राजधानी है। तो इस कलंक से कैसे मुक्ति पाएंगे, ये सरकारों के लिए भी बड़ा टास्क है। आज तक किसी भी सरकार ने शिद्दत से इस पे कोई काम नहीं किया। हर साल नाम मात्र कुछ जगह पे ऑपरेशन चला के भांग के पौधे उखाड़ दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत चर्च सीज कर ली जाती है, पूरा साल भर कुछ तस्करों को पकड़ लिया जाता है, हमारी जेलें भर गई हैं एनडीपीसी एक्ट के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकल रहा। सर्वे नहीं कराया जा रहा कि हमारे कुल्लू मंडी तो गढ़ है, लेकिन उसके अलावा 4 और जिलों में भांग की खेती, लीगल भांग की खेती शुरू होनी हुई है कुछ सालों से, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। इस दाग को दूर करना अब बड़ा एक टारगेट है सरकार के लिए। वहीं हम भांग की खेती को लीगलाइज की बात कर रहे हैं, जब से ये बात उठी है लोगों ने खेतों में भी खेती करनी शुरू कर दी है अपने। तो ये एक बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश की है जिससे हमें निदान पाना होगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।